अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में आपकी किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कोर्ट में कब आपके खिलाफ और कब आपके फेवर में बात बन जाए कहा नहीं जा सकता। आजम खां की किस्मत लग रहा है थोड़ा ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट से उनको इस तरह का रिलीफ मिला जो अनएक्सपेक्टेड था, खास तौर पर उनके लिए, क्योंकि भारी मुसीबत का वक्त आजम खां पे चल रहा है। रामपुर का चुनाव फंस गया है। कोर्ट ने आज उनकी सदस्यता में अयोग्य करार दिए जाने के मसले को लेकर बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि आजम खां को स्थानीय अदालत में जाकर इस पूरे मामले पर कल ही सुनवाई हो और कल ही फैसला हो। और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने आज पहले दिन कमान संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और चुनाव आयोग पर भी काफ़ी कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। क्या है ये पूरा मामला? इस पूरे मसले पर आज हम बहस करेंगे, राजनीति को भी समझेंगे और कोर्ट का आर्डर क्या है और आगे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस विषय पर खुली, विस्तार पूर्वक और पॉलिटिकल चर्चा। बहन भाई, आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने आजम खां की सदस्यता को अयोग्य करार दिए जाने को मसले को लेकर काफ़ी सख्ती दिखाई। चुनाव आयोग को भी डांट पड़ी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सेक्रेटरीएट के भी कामकाज पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। आजम खां को 27 अक्टूबर को सजा हुई थी 3 साल की हेट स्पीच के मामले में, और अगले ही दिन 28 तारीख को उनको विधानसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दे दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। और 5 नवंबर को, यानी उसके ठीक 4 दिन बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर में चुनाव घोषित कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि इस पूरे प्रकरण पर आजम खां हाईकोर्ट न जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज ही शपथ के बाद जब केस की सुनवाई हुई तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने काफ़ी सख्त टिप्पणियां की। चुनाव आयोग से कहा, इतनी जल्दबाजी क्या थी? ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि ब्रीदिंग टाइम तक नहीं दे रहे हो सामने वाले को? और पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं चलेगी। क्यों? सिमिलर मामले में 11 अक्टूबर को, नोट, जी हाँ, डेट नोट करिएगा, 11 अक्टूबर को सजा किसकी हुई? किसको हुई? बीजेपी विधायक खतौली से, मुजफ्फरनगर से, विक्रम सैनी, हेट स्पीच के मामले में। उन पर निर्णय नहीं हुआ कुछ भी, और आजम खां पे निर्णय हो गया। खतौली के विधायक का मुद्दा कब उठा? जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में यह मामले की सुनवाई हुई। आजम के वकील ने कहा, हमको तो आज ही मार डाला, दूसरे को तो पूछ भी नहीं रहे हैं, उनको भी सजा हुई है। तो आनन फानन में उसी दिन शाम से भूमिका शुरू हुई और विक्रम सैनी की सदस्यता खारिज कर दी गई। लेकिन आजम खां को यही मौका मिला और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील ने यह बात रखी कि तुरंत सजा, तुरंत बर्खास्तगी और तुरंत चुनाव घोषित। लंबे वक्त से, जब से नई विधानसभा का कार्यकाल का गठन हुआ है, सतीश महाना बहुत अच्छे से विधानसभा चला रहे थे, उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सतीश महाना की इस कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, खासतौर पर उनके अंडर में चल रहे विधानसभा सचिवालय पे। सतीश महाना की छवि एक अच्छे, समझे हुए, सुलझेदार, ट्रांसपेरेंट और न्यायप्रिय स्पीकर की रही है, लेकिन आजम खां के मामले में उन्होंने अप्रत्याशित जो जल्दबाजी दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को पकड़ लिया। अब मामला फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को रिलीफ दी और चुनाव आयोग से कहा कि नोटिफिकेशन आप तब तक अभी रुक जाइए जब कल पूरे मामले की स्थानीय अदालत रामपुर की सुनवाई कर ले और कल ही फैसला डिलीवर भी कर दे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह इंश्योर किया है कि कल ही सुनवाई और कल ही फैसला, उसके बाद नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की डेट क्या है? 11 तारीख, और कल 10 तारीख, यानी कल ही फैसला होना, तभी 11 को नोटिफिकेशन आना है। यानी रामपुर का चुनाव फंस गया है आज की डेट में। अब कल क्या फैसला होगा ये अलग बात है। तो क्या आजम खां के साथ ज्यादती हुई? क्या आजम खां के साथ सतीश महाना ने भेदभाव किया? चुनाव आयोग ने अतिरिक्त जल्दबाजी दिखाई? क्या पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई? क्या विक्रम सैनी को अतिरिक्त मोहलत दी गई? और क्या बीजेपी और सपा विधायक की सजा में भेदभाव किया गया? सुप्रीम कोर्ट कहता है यस, किया गया, तभी तो रिलीफ दिया आजम खां को।
तो फिर किसकी सदा सहायता पर, किसकी न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ? सतीश महाना, जिनके नेतृत्व में विधानसभा सेक्रेटरिएट है। दूसरा किस पर सवाल खड़ा हुआ? भारत निर्वाचन आयोग, जिसको आज 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा कि 3 बजे तक जवाब लेके आओ। और आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने शपथ ली और आज ही उन्होंने गद्दी संभाली। और आज ही चुनाव आयोग और यूपी की विधानसभा सेक्रेटरिएट कस दिए गए। मामला गया है फंस। अब कल होगा फैसला, और फैसला भी किसके प्रकाश में हो रहा है देखिएगा। अब सामान्य परिस्थिति में जैसा आप सुनवाई नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हर चीज़ को बहुत नाप तौल के देखा जाएगा। यानी कल का दिन रामपुर में बहुत खास होने जा रहा है और बहुत अहम। अब देखिए कल हमने क्या डिबेट की थी कि 2 असेंबली सेगमेंट और 1 पार्लियामेंट्री सेगमेंट पे मैनपुरी में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, और 24 घंटे में परिदृश्य बदला। आजम खां को थोड़ी रिलीफ और कल कोर्ट में सुनवाई। अब कल का परिदृश्य क्या हो तो कल जैसे आप जानेंगे सुनवाई के बाद। तो अब गया है मामला फंस। तो आज का विषय ये है कि क्या आजम खां के साथ ज्यादती हो गई, अतिरिक्त जल्दबाजी दिखाई गई, क्या आजम खां के साथ भेदभाव हुआ, और अगर हुआ अब आगे की क्या संभावना है, आगे क्या होगा? तो जरा कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जो बात हम समाजवादी लोग कह रहे थे वही बात आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आदिल आजम साहब को जब 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया तो 28 अक्टूबर को ही आपने उनकी सदस्यता क्यों रद्द कर दी, जबकि मुकेश सहनी जो बीजेपी के विधायक है 11 अक्टूबर को उनको दोषी करार दिया गया था, सजा हुई थी, और आपने तब तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की थी। तो आजम खान मामले में आपको इतनी जल्दी क्यों थी? इसके मतलब उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगी वो उस निर्णय का जो भी एजेंसीज हैं उसका जवाब देंगी, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है और उस चुनाव में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। तो चाहे वो रामपुर का चुनाव हो और चाहे वो मैनपुरी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपने निर्दोष कार्यों के आधार पर और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के आधार पर जनता के बीच में जाएगी, और जनता की सेवा जो अभी तक की है उसके आधार पर वोट मांगकर एक बार फिर से वहाँ की जनता का समर्थन भाजपा को मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष शुक्ला है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, अनूप सांडा मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, CB पांडे साहब फार्मर जज हैं, और सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रिंस लेनिन जाने माने अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, आशुतोष बंसल मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मैं उनसे करना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणियां आपने भी सुनी होंगी। ये तो साफ दिख रहा है मनीष जी कि आजम खां और विक्रम सैनी के केस में भेदभाव हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने वही तो पकड़ा। ये तो भेदभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए ब्रजेश जी, पूरा प्रकरण माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है, और जहां उन्होंने निर्देश दिया है जिस एजेंसी को, वह भी संवैधानिक संस्था है, चाहे चुनाव आयोग हो और चाहे विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय। जितना मुझे पता है कि जब कोई भी कोर्ट किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा देती है, तो कोर्ट की आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय चुनाव आयोग को उक्त सूचना अग्रसारित करता है, और साथ साथ सीट को रिक्त करने की घोषणा भी करता है, और चुनाव आयोग नियमानुसार फिर उस पर चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करता है। और इस पूरे प्रकरण में इन तीनों चीजों का कहीं उल्लंघन है इस प्रकरण पर, तो मुझे तो नहीं दिखता है। ठीक है, माननीय न्यायालय ने कहा है, और आयोग के वकील न्यायालय में थे, उन्होंने समय मांगा है, उसका जवाब आयोग देगा। वो संवैधानिक संस्था है, वो स्वतंत्र संस्था है, अपना वो जवाब देगा। अच्छा, मैं आपको आपने कहा कि इसमें कोई गलती आपको दिखाई नहीं देती। मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ तिथि के साथ। आजम खां को सजा हुई 27 अक्टूबर को और उनकी सदस्यता चली गई
28 अक्टूबर को, चुनाव घोषित हुए 5 नवंबर। ओके, नेक्स्ट विक्रम सैनी, इनको सजा हुई 11 अक्टूबर, इनकी सदस्यता तब गई जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया 7 नवंबर, और चुनाव घोषित हुआ 8 नवंबर। स्पष्ट है। हाँ, देखिए ब्रजेश जी, इस प्रकरण पर अभी 3-4 दिन पहले माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा था। देखिए, जब अदालत फैसला दे देती है जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा देती है, तो विधानसभा कार्यालय चुनाव आयोग को प्रेषित करे न करे, सदस्यता तो उसी दिन से समाप्त मानी जाती है। जितना मैं कानून को समझ पाता हूं, जितना मैं जानता हूं, कुछ विधिवेत्ता भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे कि उसी दिन उसी समय से सदस्यता रद्द मानी जाती है या नहीं रद्द मानी जाती है। यही बात तो सीजीआई ने भी कही, जो आप कह रहे हैं वही बात सीजीआई ने भी कही, लेकिन उन्होंने कहा ये पिक एंड चूज क्यों हो रहा है। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, हम इसीलिए मैंने कहा, महाना जी के बयान का उद्धरण मैंने इसीलिए दिया कि महाना जी ने कहा कि जब हमको कोर्ट से प्रति मिल जाती है, उसके बाद हम चुनाव आयोग को केवल भेजते हैं, रद्द करने का अधिकार विधानसभा का नहीं होता है। वो जो सूचना मिलती है, उस सूचना के आधार पर सीट रिक्त होने की सूचना आयोग को भेज देता है। ऐसा क्या हो गया कि 27 को ही सजा हुई, प्रमाणित प्रतिलिपि आने में भी टाइम लगा होगा, रात में ही महाना जी ने आजम खां को बर्खास्त कर दिया, अपने पुराने दोस्त को। प्रति आई ही होगी, मुझे लगता है। और एक की सजा हुई 11 अक्टूबर की, उनकी प्रतिलिपि आई ही नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उससे जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा है। अब दोनों संस्थाएं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगी, लेकिन जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत जिस दिन दोनों लोग को सजा हुई, चाहे विक्रम सैनी और चाहे आजम खान। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनूप जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। अनूप जी, स्वागत आपका। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन, टिप्पणियां, कमेंट्स और ऑर्डर के बाद अब ये दिख रहा है कि वाकई में आजम खां के साथ हुआ तो बहुत जल्दबाजी में पिक एंड चूज हुआ। और ये मेरा ही नहीं, दर्शकों का ही नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन है कि आजम खां के मामले में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा की गई है। अनूप जी जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसे विषय पर आपने परिचर्चा आयोजित की तत्काल, जो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद, जो प्रत्येक भेदभाव से, प्रत्येक स्पर्धा से ऊपर माना जाता है और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, और चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है जो संपूर्ण देश के लोकतंत्र को संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष की और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च न्यायिक संस्था टिप्पणी करती है, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण देश के बुद्धिजीवियों को, लोकतंत्र प्रिय नागरिकों को और सबको इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई। और जैसा आपने शुरू में कहा कि आप ये सोचने की बात है कि 27 अक्टूबर को माननीय आजम खान साहब को सजा होती है। इतना तेज विधानसभा सचिवालय काम करता है कि 28 अक्टूबर को उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, और 11 अक्टूबर को जिस माननीय विधायक की सदस्यता के ऊपर रद्द हो जानी चाहिए थी, जिसको 11 नहीं, सिर्फ विधानसभा पर ही सवाल नहीं उत्पन्न किए सीजीआई ने, चुनाव आयोग से कहा कि आपको कौन सी जल्दबाजी थी। मैं अभी चुनाव आयोग पे आ रहा हूं जी। और ये उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष कई बार चुनावों के मौके पर जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह जाहिर करता रहा है, कहीं ना कहीं वो विचारणीय विषय जरूर है। चुनाव आयोग की, आपको लगता है कि आजम खां के साथ पिक एंड चूज हुआ और उनके साथ ज्यादती हुई? आपको ऐसा प्रतीत होता है? नहीं, बिल्कुल ज्यादती हो रही है। आजम साहब के साथ सरकार से लेकर, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उनके ऊपर आप सोच करके देख सकते हैं, किसी आदमी के ऊपर सैकड़ों की तादाद में साल भर के अंदर मुकदमे हो जाएं, क्या ये बात गले के नीचे उतरने की है? जी अनूप जी, शुक्रिया। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका।
उम्मीद करता हूं कि आपने आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, टिप्पणियां और आर्डर जरूर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पढ़े होंगे, समझे भी होंगे। क्या आजम खां के साथ सतीश महाना ने जल्दबाजी कर दी? क्या आजम खां के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने जल्दबाजी कर दी? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 50वें मुख्य न्यायाधीश को DY चंद्रचूड़ साहब को बहुत बहुत बधाई। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र की और संविधान की आत्मा की रक्षा करने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करेंगे। पहला बात की उन्होंने, यहाँ पर मसला विधानसभा सचिवालय का, चुनाव आयोग का कतई नहीं। यहाँ पर मसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा सचिवालय को प्रभावित करने का काम कर रखा है गैर संवैधानिक तरीके से, चुनाव आयोग को प्रभावित करने का काम कर रखा है गैर संवैधानिक तरीके से, बुलिंग करके, डरा करके, धमका करके, अपने लोगों को बैठा करके, जो हमारा लगातार आरोप है, उस आरोप को आज कहीं ना कहीं पुष्ट हुआ है कि आजम खां साहब के उसमें तो यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, 24 घंटे में सदस्यता खत्म। और जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है विक्रम सैनी, उसके मामले में जब तक जयंत चौधरी जो क्या नाम राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब तक चिट्ठी नहीं लिखी विधानसभा अध्यक्ष को और उन्होंने यह मुद्दा सोशल मीडिया पर नहीं उठाया, तब तक वहां कान में जूं भी नहीं रहेंगी। और उसके बाद लेम एक्सक्यूज देखिए इनका, कहते हैं कि साहब हमें इसकी प्रति नहीं प्राप्त हुई। आजम खां की प्रति फैक्स से प्राप्त हो गई, ईमेल से प्राप्त हो गई, पता नहीं किस चीज से प्राप्त हो गई, लेकिन विक्रम सैनी की प्रति जो है वो पैदल चल के आ रही थी। किस हद की ये लोग बेशर्मी करते हैं। इतने दिन में तो पैदल भी पहुंच जाती सरकार से जी नहीं कराई जाती है साहब। मैं तो आपसे बताऊं, बेशर्मी कराई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये बेशर्मी करवा रहा है। गैर संवैधानिक काम चाहे CBI से हो, चाहे ED से हो, चाहे इनकम टैक्स से हो, और चाहे विधानसभा सचिवालय से हो, क्या नाम विधानसभा अध्यक्ष सचिवालय से हो, और चाहे चुनाव आयोग से हो। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनूप जी की तरह आप भी ये बात कहना चाहते हैं कि आजम खां के साथ ज्यादती हुई, जल्दबाजी हुई, पिक एंड चूज हुआ और उनकी सदस्यता रद्द करने में जल्दबाजी दिखाई गई? आजम खां तो एक प्रतीक है, लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक हुआ है। आजम खां साहब के नाम पर लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ जिस तरीके का खेल और कुचक्र रचा गया है, लोकतंत्र की आत्मा कहीं ना कहीं शापित हुई है और घायल हुई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सचिवालय से भी यह गलत काम करवा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, मेरा आरोप है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर कांग्रेस और आपकी पार्टी या आपका स्थानीय नेतृत्व रामपुर का आजम खां के तो आप लोग धुर विरोधी हैं, खानदानी विरोधी। कांग्रेस हमेशा आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ी है, क्या क्या आरोप नहीं लगाए। आज आप आजम खां की पैरवी कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा आरोप आजम खां पर, आजम खां साहब की जो जातियां उन्होंने रामपुर में की हैं उस पर लगातार रहेगा। तो नहीं, जाति की तो सजा मिल रही है, संस्थाओं की आपकी बात से मुहर। सुनिए ना सर, आप मेरी बात नहीं, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए सर। आजम खां साहब के खिलाफ अन्याय का जवाब अन्याय नहीं हो सकता। अगर आप आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। मैंने गांधी जी कहते थे, हम आजम खां साहब के खिलाफ भी जो जाति हो रही है उसके खिलाफ भी खड़े होंगे, और आजम खां साहब ने अगर कोई जाति की है तो उसके खिलाफ भी खड़े होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है। आज की डेट में आजम खां साहब के खिलाफ जाति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सुरेंद्र जी, हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं और लोक पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे लेके चलते हैं, उसका साथ देंगे। चंद्रभूषण पांडे साहब, CP पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व जज रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और कानून के मामले के, और ख़ास तौर पर ये जो चुनावी राजनीति और इससे जुड़े हुए विधिक मामले हैं उसके एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी हमें समय देने के लिए। मैं सीधे सवाल पे आ जाता हूं सर कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट्स, उनके ऑब्जर्वेशन और आदेश आपने भी आजम खां के मामले में सुने होंगे। मैं आपकी टिप्पणी और आपकी प्रतिक्रिया और आप क्या इस मामले में समझ रखते हैं जो हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रक्रिया थी कि इतनी जल्दी क्यों, तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये सिद्धांत है कि अगर किसी मामले में बहुत तेजी आप दिखाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामले में ऑब्जर्व किया है कि किसी मामले में
आप बहुत तेजी दिखाते हैं तो इससे भी लगता है कि आप दुर्भावनापूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। सामान्यतः जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें ये होता है कि जो होना चाहिए वो न केवल लगे कि वो ठीक हो रहा है बल्कि दिखना भी चाहिए कि वो ठीक हो रहा है। और इसमें साफ साफ लग रहा है कि ये जो बहुत जितनी तेजी आज फैसला हो रहा है, कल आप यहाँ से लेके और इलेक्शन कमीशन तक उस पर आदेश पारित हो रहे हैं, तो ये साफ लगता है कि बहुत तेजी से काम किया गया, इसलिए ये दुर्भावना का प्रतीक है। तो इसमें तो अब कोई विवाद रह ही नहीं गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो टिप्पणी थी वो उसी सिद्धांत के अनुकूल वो टिप्पणी है, उन्होंने सही ठीक टिप्पणी दी है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कानूनी संबंधी है, देखिए ये जो लॉ है, अगर 2 साल या उससे ज़्यादा सजा हुई है तो सदस्यता तो उसी दिन से समाप्त मान ली जाती है, यानी कि जिस तारीख को फैसला हुआ उसी दिन से सदस्यता समाप्त की जाती है। लेकिन एक बात और है कि उसमें यह है कि अगर 3 साल से कम की सज़ा होती है तो उसमें वो अदालत जो सज़ा करती है वो जमानत दे देती है और ये कहती है कि जाइए अब अपीली कोर्ट से आप अपना जमानत हासिल कर लिए, तब तक के लिए हम अपनी अदालत से जमानत देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो अदालत खुद ही जो 2 साल से 3 साल से कम सजा कर रही है वो 3 साल या उससे कम वो खुद ही समझती है कि इनको कुछ समय देना चाहिए अपील करने की। तो जब अपील करने का समय आप एक जगह दे रहे हैं तो उसी अपील में आपको वही भी अधिकार मिल जाता है कि जो सजा हुई है उसमें मैं अपील दाखिल करूंगा और उसमें उसे कोर्ट से अपीली अदालत से कहूंगा कि हमको आप हमारी जो सजा हुई है उसको रोक दीजिए जी। हालांकि लॉ कानून ये है कि सामान्यतः जो सजा हुई है वो तो नहीं रुकती, जो सेंटेंस हुआ है वो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन सजा पर स्टे होता नहीं है। अब आजम साहब कल अपना भाग आजमाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये देखने की बात है कि वो अदालत जो अपीली अदालत है प्राइमा फेसाई, आपको क्या लगता है कि आजम के साथ जल्दबाजी हुई, विक्रम सैनी के कंपैरिजन में उनके विक्रम सैनी को छूट मिली थोड़ी? बिल्कुल स्पष्ट है कि जल्दबाजी हुई, इसीलिए। अच्छा, अब जहां तक विक्रम सैनी का बात है, ये देखिए, ये तो मैं समझता, मुझे देखने में लग रहा है कि ये जो स्पीकर हैं, स्पीकर के समक्ष तो एक अपने लिए कोई प्रक्रिया उन्होंने बनाया होगा ना, कि ऐसे मामले में ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। स्पीकर को एक अपनी प्रक्रिया स्वयं की, यह नहीं करे कानून की, स्वयं की प्रक्रिया बनाना चाहिए। ऐसे मामले में जैसे कोई सजा हुआ तो सर वहाँ के अधिकारी, उनको जिले के अधिकारी, सर वैसे सामान्य तौर पर सतीश महाना की साख बहुत अच्छे नेताओं में मानी जाती है, न्यायप्रिय स्पीकर की, अब तक जो उनका कार्यकाल रहा है, पर पता नहीं उन्होंने कैसे जल्दबाजी कर दी। इस मामले में थोड़ा उनकी साख पर सवाल जरूर खड़े हुए। मैं सहमत हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। और सामान्यतः क्या करते हैं उसे नहीं होगा, जो आप आचरण करते हैं उसी से देखा जाएगा। आप कल बहुत अच्छे आचरण करते थे तो तब आपकी बड़ाई होगी, जब आप गलत आचरण करेंगे तो आपकी आलोचना होगी। और स्पीकर के रूप में उनको एक प्रेसिडेंट कायम करना चाहिए और लिखना चाहिए कि सामान्य सबके लिए हम एक जैसा करते हैं। अगर नहीं किया तो उनकी आलोचना होगी, और उन्होंने आलोचना जैसा काम किया भी है। अगर उनको सैनी के लिए भी वही नियम मानते, इनके लिए भी मानते, तो कोई आलोचना नहीं करता। एक और भी गलती की, आप सैनी के मामले में क्यों आपने लीगल एडवाइस मामले के लाल को भेज दिया? आप जानते हैं कि सदस्यता उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन निर्णय होता है, तो कौन सा इसमें लीगल एडवाइस लेने की बात थी? और लीगल एडवाइस लेने के बाद, जानने के बावजूद भी आपने लीगल एडवाइस लेके मामले को आप देरी करना चाहते थे। तो इसमें तो महाना साहब के निष्पक्षता पर बार बार सवाल उठेंगे। वहाँ भी उन्होंने निष्पक्षता नहीं दिखाई, और फिर इनके सैनिक के मामले को लीगल एडवाइजर के लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया कि इस पर एडवाइस सलाह दीजिए। तो सलाह की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही उस पर सक्षम है इस पर निर्णय लेने की। इसमें कौन सी सलाह? उसमें साफ साफ लिखा है कि सदस्यता उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन सजा हुई है। तो इसमें लीगल एडवाइस क्या करेगा? इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ऊंचे पद उस पद पर बैठे हैं तो उसकी गरिमा का निर्वाह करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं आशुतोष बंसल जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। बंसल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बहुत सख्त रहे उत्तर प्रदेश में असेंबली सेक्रेटरीट और भारत निर्वाचन आयोग को लेकर काफ़ी सख्त और गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। मैं आपसे इसके क्या जानना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जी, इससे सबसे पहले तो एक इम्पैक्ट, या मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इससे ये क्लैरिटी होती है कि भारतीय संविधान सबके लिए समान है, चाहे कोई सरकार में है चाहे कोई विपक्ष में। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब समान है। आजम खान साहब के केस में कोर्ट को जो गलतियां सबसे पहले लगी हैं वो इस विषय को लेकर लगी है कि खतौली के एक विधायक के
विषय में ऐसा क्यों नहीं किया गया जबकि उनको 11 अक्टूबर को कर दिया गया था? और उनके विषय के बाद अभी तक आजम खान के विषय में जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई गई, कोर्ट को यह लगा कि भाई आप जल्दबाजी, आप पिक एंड चूज जिसे हम कह सकते हैं। उन्होंने जो यूपी सरकार की ओर से वकील थे गरिमा प्रसाद जी, उनको बोला भी कि भाई आप इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई इस मैटर में, आप औरों के मैटर में भी कि उनको इतनी जल्दी डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। उसके बाद जहां पर भी अपीलिएट कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जहां पर इंसान अपील कर सकता है, उनको अपील तक का तो मौका दिया जाता। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आपको ये बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आजम खान साहब इस मैटर को एक बार लेकर गए थे कि उनको 87-88 मामलों में उनके खिलाफ चार्जशीट थी। कोर्ट ने कहा था कि शायद आपने एक ऐसा प्रोविजन बना रखा है कि ये एक मामले से निकलते हैं, आप इनको दूसरे मामले में चार्जशीट कर देते हैं। तो कोर्ट ने आज इन जितनी भी एजेंसीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कहा कि भाई आप इस चीज को रोक सकते हैं तो आप एक बार रोकिए 72 घंटे तक। हालांकि मैं इस विषय पे ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के हमें यह समझना पड़ेगा, आज ये किसी प्रकार का स्टे नहीं है, ये कुछ समय के लिए राहत जरूर मान सकते हैं हम। जी, ऑब्जर्वेशंस लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑब्जर्वेशंस में तो देखिए, आज के विषय में मैं ये कह सकता हूं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जैसा कि पहला दिन था, आज उन्होंने इस विषय को लेकर बिल्कुल ये बात कही कि भी ऐसे मामले, क्या आप और मामलों में भी ऐसी जल्दी दिखाते हैं? और एक ही राज्य का मामला है, मुजफ्फरनगर खतौली उसी राज्य में आता है, उसी विधानसभा के अंतर्गत आता है, और उस विधानसभा में एक विधायक जो सत्ता पक्ष का है, अगर उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया तो आजम खान जी के विरुद्ध क्यों इस विषय को लेकर गए कि भाई आपको ऐसा लगता है कि भाई उनके खिलाफ ही ऐसा करना चाहिए था? जी देखिए, इस वक्त मैं जब आपसे चर्चा कर रहा हूं तो इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आई है, बहुत बड़ी खबर, और ये डिबेट के दौरान आ गई है। आजम खां के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव रोक दिया है और अधिसूचना वापस ले ली है, और रामपुर में चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। ये चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले ये आदेश जारी किया है कि वहाँ चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई है। अब कल जब कोर्ट में इस पूरे मामले पर, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय के बाद आजम खां को जब से जेल से छूटे हैं, ये पहला बहुत बड़ा रिलीफ उनके लिए आया है। इस वक्त की बहनों भाइयों, एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर में चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। अगला आदेश होने तक अधिसूचना रद्द कर दी गई है। 10 नवंबर को ये अधिसूचना को प्रभावी होना था, लेकिन फिलहाल के लिए इसे रोक दिया गया है तब तक जब तक कि स्थानीय अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई और कोई नया आदेश नहीं जा जाता। यानी तब तक नई अधिसूचना नहीं आ सकती जब तक आयोग इस पर कोई फैसला नहीं करेगा। ये बड़ी खबर है और आजम खां के लिए बड़ा रिलीफ है। और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा इसी बिंदु पे कर रहे थे, और देखिए घूमकर ब्रेकिंग न्यूज इसी बात पर आ गई। मेरे साथ प्रिंस लेनिन जी मौजूद हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जाने माने अधिवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस लेनिन जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक आदमी को 27 को सज़ा होती है और 28 को सवेरे वो बर्खास्त हो जाता है, मतलब एक में न्याय ये है, दूसरे में न्याय 11 को सज़ा और बर्खास्तगी ही नहीं हो रही थी जब सब तक सुप्रीम कोर्ट ना पहुँचा। तो ये न्याय की प्रक्रिया कैसी है, इस पर प्रश्न खड़े होते हैं। देखिए, साफ तौर पर आज जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस केस में जो टिप्पणियां आई हैं, वो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोगों को कुछ सोचने को मजबूर करेंगे कि आपके जो कार्य हैं वो पारदर्शिता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। न्याय की जो प्रक्रिया है वो हर व्यक्ति के लिए एक समान चलती है। किसी व्यक्ति को अगर किसी मामले में सजा हुई है तो उसके पास सेक्शन 389 में सीआरपीसी में प्रावधान रहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के साथ साथ प्रोविज़न है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन का, क्योंकि अदालत किसी भी आपराधिक मामले में पहले किसी व्यक्ति को दोषी ठहराती है, फिर उसके बाद सजा देती है। तो आम तौर पर, साधारण तौर पर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा चला, वो अदालत के समक्ष जाता है तो सेंटेंस जो होता है वो स्टे हो जाता है, उसको बेल दे दी जाती है, लेकिन कन्विक्शन उसका बना रहता है। कुछ केसेस होते हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केसेस के एक्ट के जो केसेस होते हैं, जिनमें सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनके ऊपर आरोप अगर सिद्ध होते हैं और उनको कन्विक्शन होता है, तो अक्सर ऐसे केसेस में कन्विक्शन को स्टे करने की बात की जाती है, क्योंकि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगी। और अगर अपील अलाउ हो जाती है, जजमेंट रिवर्स हो जाता है, तब वो स्थिति कहीं ना कहीं से उसको एक ऐसी चोट पहुंचा सकती जिसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। आपको लगता है इस मामले में अप्रत्याशित जल्दबाजी हुई?
साफ तौर पर अप्रत्याशित जल्दबाजी दिख रही है, क्योंकि उसी ही साथ में उसी समय का एक और प्रकरण है जो एक सत्ता पक्ष से संबंध रखता है, एक विपक्ष से संबंध रखता है। एक में सरकार के द्वारा जो कार्रवाई है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कार्रवाई है, वो एक सुपरफास्ट तरीके से चल रही है, और एक में सुसुप्तावस्था में पड़ी हुई है सारी कार्रवाई। क्या यही एक आधार है जिसकी वजह से आजम खां को रिलीफ मिल गई? नहीं, यही एक बेस है? नहीं, खाली ये आधार नहीं, क्योंकि राइट ऑफ अपील है उनके पास, उनकी अपील पेंडिंग है और उस पर अभी जजमेंट नहीं आया है। तो इस चक्कर में तो बेचारे विक्रम सैनी फंस गए। देखिए तो अच्छा खासा आराम से बैठे थे आजम खां के चक्कर में। नहीं, साफ तौर पर अगर किसी के वरना साथ कोई पूछता ही नहीं उनको। हाँ, तो अगर उनके साथ तो जाती हो गई, मैं मतलब मेरी सिंपैथी नहीं, तो वो जो फंस गए बेचारे विक्रम सैनी, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाँ, वो तो बैठे बैठे अगर उनको मजा मिल रहा था, उनके खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई कर रहा था, तो अब सारी कार्रवाई उनके ऊपर भी उसी तरह से होगी। उनकी भी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होगी और उनकी भी। आजम को गिराने के चक्कर में अपने ही आदमी गिरा दिए। नहीं तो अब आजम को मिली रिलीफ, अब पता नहीं, देखिए कोर्ट में कल क्या होता है। देखिए, बट आज की डेट में तो आजम को रिलीफ है ना। नहीं, बिल्कुल अधिसूचना देखिए, ब्रेकिंग न्यूज चल रही, वापिस नहीं, तो साफ तौर पर ये उनके लिए रिलीफ है, क्योंकि अगर ये अधिसूचना स्टे ना होती और कल को उपचुनाव हो जाते, सवेरे वकील को पकड़ के तत्काल रात में पिटीशन तैयार करें और विक्रम सैनी को कोर्ट पहुंचना चाहिए। ये तो मतलब जाती हो गई बेचारे के साथ। नहीं तो अदालत उनसे पूछेगी नहीं कि आप अब क्यों आए हैं, अभी तक आप कहां अरे तो थे? भैया हमारी क्या गलती हो, हमें नहीं बर्खास्त कर रहे थे, उस बेचारे गरीब विधायक की कौन सी गलती? नहीं, कहीं ना कहीं ये सिस्टम की गलती है, सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों की गलती है, जो आज उजागर हुई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकरणों से जी। मैं परिचर्चा को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। वीरेंद्र जी हमारे साथ आगे। भाई वीरेंद्र जी, जब डिबेट शुरू कर रहे थे तो हम लोग संभावनाओं पे चर्चा कर रहे थे, और डिबेट के मध्य में आए हैं तो आयोग ने रोक लगा दी है। सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर है और डीवाई चंद्रचूड़ के भारत के न्यायाधीश प्रधान बनने का असर है। आज जो लोग ये देख रहे हैं डिबेट, और वो ये जानते होंगे बहुत सारे लोग कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और जब वो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वो अखिलेश सरकार के खिलाफ उन्होंने बड़े सारे फैसले दिए, बड़ी ठनी रही, लड़ाई चलती रही। उस दौरान आजम खां सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन एक शख्स जिसे आज 150 करोड़ लोगों की उम्मीद बंधी है, जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश बना है, जो तटस्थ होकर न्याय दे रहा है, जो न्याय की खातिर आया है। 2 साल का एक बहुत लंबा कार्यकाल उनके हाथ में है। इस देश में बहुत बड़े बड़े सुधार वो कर सकते हैं, और बड़े ईमानदारी और निष्ठा बिना प्रभावित हुए उस शख्स का नाम है डीवाई चंद्रचूड़। तो आजम खां चाहे जितने तुनक मिजाज हो, चाहे जितने बड़े तानाशाह रहे हो, लेकिन जब इंसाफ का तकाजा आया तो आज उनके हक में फैसला दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। तो ये देखिए, एक जज जो उच्च कोटि के चरित्र की जो आप उम्मीद करते हैं इस देश में, इस पूरी दुनिया में, वो आज डीवाई चंद्रचूड़ के रूप में आप देख सकते हैं। मैं उनसे कई बार मिला हूँ बहुत सारे प्रोग्रामों में, जैसे वो पहले थे वैसे आज दिखते हैं। लोग कहते हैं कि टीएन सेशन का एक जमाना था, तब चुनाव आयोग में कुछ दम था। अब तो चुनाव आयोग सरकार के हिसाब से काम करता है, लोग आरोप लगाती विपक्षी पार्टियां, लेकिन आरोप और ताकत का इस्तेमाल चाहे जो करे, सियासत हर खेल खेल सकती है, लेकिन कुछ खेल प्रकृति भी खेलती है, और जब वो खेलती है तो सबके खेल फेल कर देती है। तो आज उसी तरह का खेल सामने आया कि आजम खां जो चारों तरफ से घिरे हैं, जो भारत माता को डाइन कहते थे, जो नीचे के कपड़ों का रंग बता देते थे, वो गुर्बत में, परेशानी में, जेल काटने में अब आज वो उनका पाला पड़ा। तो फिर उसी चंद्रचूड़ से, जिसने उनको इंसाफ के लिए उनके जीवन में उम्मीद बधाई है, आज वो 10वीं बार विधायक थे, उनकी सदस्यता 187 दिन में चली गई, बहुत दिन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अतीत में जो काम किया है, उनसे घृणा करने वाले, नफरत करने वाले भी उनकी सियासत से बहुत लोग हैं। आज वो सहानुभूति की लहर पर सवार हैं, लेकिन ये आप संयोग कहिए कि आज वो ऐसे व्यक्ति की अदालत में पहुंचे जो चीफ जस्टिस बन गया, और जिसकी ख्याति पूरे देश में है। वो कभी न्याय के लिए लोगों को निराश नहीं करेगा।
ऐसी लोगों को उम्मीदें हैं। आज अगर उनकी आजम खां की कोई जान बचा सकता है तो बस खाली वही आदमी है। ब्रजेश जी, हेट स्पीच के मामले में आजम खां को सजा हुई। बहुत सारे नेता हेट स्पीच देते हैं, गिनती करो तो कितनों को फांसी हो जाए। आजम खां की सदस्यता निपट गई। आजम खां के मामले में जल्दी हुई और क्यों इतनी तेजी दिखाई गई, इस पर चर्चा तो हो रही है, आलोचना भी हो रही है तमाम पदों पर बैठे लोगों की, होगी भी, लोग व्याख्या करें, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में बतलाने की आज़ादी है, बोलने की, लेकिन कुछ शब्द सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा कि देखो कितना खुलेआम लोग मजाक करते हैं या झूठ बोलते हैं। जैसे स्वायत्ता शब्द पे, ऑटोनॉमस बॉडी पे कहते हैं, और आपने सुना होगा कि संस्थाओं का बड़ा सम्मान करना होता है। ये सब शब्द आप जब सुनते हैं आप तो हंसी भी आती है और सोचते हैं कि देखो किस तरह से लोग जब ताकत में रहते हैं, अपने पक्ष में चीज़ें रहती हैं तो उसको बोलते हैं, जो विपक्ष में है उनको उससे तकलीफ होती है। देखो, मुझे तो विक्रम सैनी के साथ गेम हो गया, इसको लेके थोड़ा मतलब ब्रजेश जी, नहीं, वो तो बीजेपी की सीट है, बीजेपी फिर जीत लेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो भी बेचारे को रिलीफ मिल जाती, काहे लिए इतना मतलब। अब वो तो जो सत्ताधारी दल के लोग हैं बैठे हैं वो तय करें और देखें। लेकिन आजम खां के मामले में चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना वापस ले ली है। एकदम साफ है, चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। अब कल जब उस पर सुनवाई होगी, डिसीजन होगा तो आगे की चीज़ें चलेंगी। देखिए, आजम खां क्यों मशहूर हुए? जब उनकी भैंस खो गई तो पूरे प्रदेश की पुलिस उनकी भैंस ढूंढती रही, यह भी एक दबदबा था, जलजला था उनका। और आज वो बकरी चोरी जैसे इल्जाम में जेल काटे 2 साल। कितना कंट्राडिक्शन, कितना विरोधाभास। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आजम खां को मनाने कभी अर्श कभी फर्श के लिए मुलायम सिंह रामपुर जाते थे, कैबिनेट की बैठक में वो अखिलेश यादव के बाद कई बार पहुंचते थे। उनका अपना एक अंदाज था, ट्रेन में चलते थे, जितनी ट्रेन लखनऊ से रामपुर जाती थी सब में उनका टिकट बुक रहता था। पीए को एक बार बरेली में गुस्सा हो गए, मार के उतार दिया, कहा उतारो इसको यहाँ स्टेशन है पे। बड़ी बड़ी कहानियां हैं। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि इतनी बड़ी जवाहर यूनिवर्सिटी बनी, इतनी बड़ी चीजें की उन्होंने। हम आप छोटे से मकान में रहते हैं, इनकम टैक्स पूछता है स्रोत बताओ, पैसा कहाँ से आया। नेता लोग करोड़ों अरबों खर्च करके तमाम बिल्डिंगें बनवाते हैं। अब विक्रम सैनी को ले डूबे, ये अलग बात है। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि उनकी मुसीबत के दिन कुछ गुजरे, अब उनको कुछ राहत मिलेगी। देखिए, रामपुर सीट पे वो जेल में रहते हुए 55,000 वोटों से जीते थे। 154 दिन में उनकी सदस्यता चली गई। अगर सरकार या विधानसभा अध्यक्ष चाहते तो इसका परीक्षण करा लेते, आज उनको सुप्रीम कोर्ट न जाना होता और इतना बड़ा फैसला ना आता। लेकिन आजम खां के ने भी तो अपने बेटों के नाम पर 2 पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सब बनवाए। सियासत में जब ताकत में लोग होते हैं तब तक सब चीज को हवा में उड़ाते हैं जी। बड़ा विरोधाभासी उनका चरित्र है। लेकिन न्याय का कर्तव्य यह है कि न्याय वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। यह नहीं है कि खुद कागजों के धोखे में आ जाए और खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जी वीरेंद्र जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस देश का कानून न बेचारों के लिए है न हकदारों के लिए है। इस देश का कानून सिर्फ ताकतवर और पैसे वाले लोगों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ परिवर्तन आएगा। क्योंकि न्याय करने वाला जब न्याय करने बैठता है तो एक एक पाई का हिसाब करता है, और जब वो पाई पाई का हिसाब करता है तभी जनता और दुनिया उसे कहती है, मानती है ईश्वर है कहीं दुनिया में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। सुनिएगा कि जो आज सियासत के ताज़ा हालात हैं। मेरे देख आंसू जो मुस्कुराते हो, याद रखना दिन बुरे हर शख्स पे आते हैं। कुछ नया रखा है शायद दिल की पुरानी टहनी पे, तभी तो मौसम पतझड़ के दरख्तों पे आते हैं। और जीते जी ही रिश्ते हैं सब मोहब्बत के, जलाने के बाद
लोग कहाँ मरघट पे आते हैं और मेरे देख आंसू जो लोग मुस्कुराते हैं, याद रखना बुरे दिन हर शख्स के आते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। किसी दिन सोच रहा हूँ मुशायरा रखूँ तो सुरेंद्र राजपूत भी उसमें रहें और भी सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। आ जाएं राजपूत जी। मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, जब हम डिबेट के पहले चरण में थे ना, तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, आयोग में क्या हुआ, और डिबेट के मध्य में थे तब तक ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि आयोग ने रामपुर में चुनाव रोक दिया। यानी जो फंदा आजम खां के लिए तैयार किया गया था, आजम फिलहाल तो कूद के बाउंड्री फांद के निकल गए, फंस गए विक्रम सैनी, आपके विधायक। देखिए ब्रजेश जी, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि डिबेट तो ऐसे हो रही है जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत के फैसले को ही पलट दिया हो, अदालत के फैसले को गलत बता दिया हो। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जो एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला दिया है वो गलत है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था, और आयोग को उसी आदेश में, जिस आदेश में हम आप डिबेट कर रहे थे पहले चरण में, उसी आदेश में कहा था कि 48 घंटे वेट करना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात आयोग को ये फैसला लेना ही था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। तो मैं तो करते ही आश्चर्यचकित नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आजम खान के फेवर में जो बातें हो रही हैं, देखिए मेरा तो स्पष्ट कहना है कि चूंकि पहले सरकारें आजम खान के लिए संरक्षण देती थी, नहीं तो विधानसभा के अंदर भारत माता को डायन कहने से बड़ी हेट स्पीच तो इस देश में नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि एफआईआर भी नहीं हो सकता था और कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती, अब हमारी सरकार आई है तो कार्रवाई हो रही है। और तमाम बातें, जयप्रदा जी के लिए क्या उन्होंने कहा, और सुरेंद्र राजपूत जो गला फाड़ रहे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी जी के लिए 2 टिप्पणी की थी कि इन लोग की असामयिक मौत इसलिए हुई थी, मौत पर उन्होंने टिप्पणी की थी। इसलिए उल्लेख करना जरूरी है कि संजय गांधी ने जबरदस्ती नसबंदी कराई थी और राजीव गांधी ने राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो ये तो उनकी बातें हैं, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी को नहीं ध्यान में होगा, या भाजपा के विरोध में या सरकार के विरोध में इतने अंधे हो गए कि उनको ये सब भूल गया होगा। और जब कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की बात करती है, जिसने 10 साल प्रधानमंत्री के ऊपर एक इलीगल कमेटी बना के सरकार चलवाई, जिसके नेता राहुल गांधी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया करते हो, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संस्थान, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान, एमपी एमएलए कोर्ट एक संवैधानिक संस्थान, और विधानसभा अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे मनीष जी, प्रश्न ये है, सरकार और पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। पर मुझे ये बताओ कि विक्रम सैनी क्या करें, उनके साथ तो गेम हो गया। विक्रम, देखिए ब्रजेश जी, कानून के दायरे में जो भी आएगा उसके लिए समान व्यवहार होना चाहिए। और विधानसभा कार्यालय अध्यक्ष सदस्यता रद्द नहीं करते जी। उन लोगों को सजा दी थी, दोनों सीटों को रिक्त करने के लिए चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिख दी, चुनाव आयोग ने फैसला लिया। इस पर पूरा जवाब चुनाव आयोग देगा और उसके बारे में उसकी वकालत उनके थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। मैं अनूप जी को आमंत्रित करता हूं। अनूप जी, देखिए डिबेट जब हम लोग शुरू किए थे तो उस वक्त हम लोग क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर के बाद, और अब जब हम लोग मध्य में पहुंचे हैं तो रामपुर में चुनाव रोक दिया गया है। देखिए, ये फैसला तो अपेक्षित था कि ऐसा ही अब चुनाव। सर कैसे अपेक्षित था? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जब पूछा कि 3 बजे तक जवाब लेके आओ, तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा ना हम रोक ही नहीं सकते। लेकिन शाम को पता नहीं क्या हुआ कि रोक दिया। मैं तो सुन रहा था, मतलब मेरे पास डिटेल्स आ रही थी, मेरे पास रखा है अभी। आपने चूंकि बीच में मुझे टोक दिया, इसलिए मेरी बात नहीं आज की पूरी। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बात भी प्रमाणित करती है कि चुनाव आयोग के वकील महोदय या तो बगैर पूरी तैयारी के जाते हैं और या सुप्रीम कोर्ट को भी भ्रमित करने का काम करते हैं। नहीं सर, सीजीआई ने कहा था कि अपने क्लाइंट से पूछ के 3 बजे आओ। अब भ्रमित करने की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी भ्रमित करने का प्रयास किया। अब उन्होंने, चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया। ये मैं कहना चाहता हूं कि अब माननीय आजम खान साहब का मामला नहीं है। ये भारत के एक सामान्य नागरिक के खिलाफ सत्ता जब संवैधानिक हिंसा करती है
तो उसके खिलाफ एक अकेले आदमी द्वारा न्यायपालिका की मदद से संघर्ष करने का एक ये उदाहरण बन गया है। सर ये संवैधानिक हिंसा थोड़ा ज्यादा कठोर शब्द नहीं बोल गए आप। है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात को अन्यथा न लिया जाए तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र मोह था वैसे ही पार्टी मोह है कि क्या वजह। अरे तो महाना जी से पूछिए ना, चुनाव आयोग तो कहेगा स्पीकर ने भेजा हमने कर दिया, उसके बाद ये जवाब तो महाना जी को देना है। पे एक दिन में कार्रवाई हो गई जी। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी विश्वास नहीं रहा है। अरे सर बात कहीं हो रही थी, आप आरएसएस से लेकर के जी, और इनके चिंतक रहे हैं, इनके जो प्रेरणा पुरुष रहे हैं, उनके आदर्श। थैंक यू अनूप जी, शुक्रिया। मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इस राउंड में थोड़ा सा वक्त का भी अभाव है। अन्य प्रवक्ता जी। चुनाव आयोग के ऊपर इस टिप्पणी ने इस देश के सचेत नागरिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में इस देश में धन्यवाद अनूप जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाफ भी जनता मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत पड़ेगा। जी को आमंत्रित करता हूँ। सुरेंद्र जी, मनीष जी कुछ कह रहे थे आपके लिए। ब्रजेश भाई, जानते हैं क्या होता है, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चारों तरफ से फंस जाते हैं और इनके ऊपर सीधा, अभी तक इनके ऊपर आपकी पूरी बहस में हमारे अलावा एक अटैक हो रहा था, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी विधानसभा सचिवालय के ऊपर, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि असलियत में दोषी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक विरोधी और संविधान विरोधी चेहरा है। और जब भी ये फंसते हैं तब ये अनर्गल बातें करने लगते हैं और तमाम इतिहास की कमियों को, वक्तव्यों को शिखंडी के रूप में बना करके उसके पीछे छुपने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, इतिहास की कमियों के पीछे कब तक छुपिएगा? आप इतिहास की कमियों को उजागर करके सत्ता में आए। आज सत्ता को आप इस तरीके से अपनी बांदी बना रहे हैं, संविधान को आप अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, लोकतंत्र को आप कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे हैं, कलुषित कर रहे हैं। और यू शो मी द फेस, आई विल। नहीं, इन्होंने कहा कि देखिए संजय गांधी और राजीव गांधी को आजम खान ने गाली दी थी, आपको बुरा नहीं लगा कि आपने माफ कर दिया? यही तो पूछा था मनीष शुक्ला ने। कौन सी जाति वाली बात कह दी? मैं फिर से ये बात आपने भी पूछी थी, मैं फिर से कहता हूं कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर कांग्रेस का धर्म है और हर कांग्रेसी का धर्म है। अन्याय किसी के भी खिलाफ होगा, कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। अन्याय का प्रतिकार करना ही कांग्रेस का और कांग्रेसी आदमी का मुख्य उद्देश्य है। आज की डेट में आजम खां के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ जिस तरीके से कुचक्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम हर वो संभव काम करेंगे जो लोकतंत्र हमें कहेगा, जो संविधान हमें कहेगा। रही बात आजम खां की और हमारे मूल रूप से सैद्धांतिक विरोध की या गाली गलौज की, वो हम सक्षम है आपस में करने के लिए। हम उनको उचित प्रतिकार करेंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। उसके लिए सर बहुत टाइम से करे नहीं हो, मैं मौका दे रहा हूं, चाहो तो मतलब संसदीय भाषा में कह लो, मतलब गाली उली मत देना। नहीं, बहुत हमारा स्पष्ट है। आज की डेट में जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर भाजपा हमला कर रही है, बाकी व्यक्तिगत जितने भी मतभेद हैं उनको किनारे रख। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत जी, धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं सीबी पांडे साहब को। पांडे जी, जब हम लोग आप जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग वाले आपकी बात सुन लिए हैं और अभी आर्डर आ गया है कि रामपुर में चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाए। इसका क्या इम्पैक्ट है? नहीं, वो तो इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ही लिख दिया है कि आप 11 तारीख तक आप अपने नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो 11 नवंबर तक का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ही है। तो 11 नवंबर, इसीलिए उसके आदेश में उस ऑर्डर को जो इन्होंने किया था उसको इम्प्लीमेंट, अग्रिम आदेशों तक का शब्द इस्तेमाल किया गया, नोटिफिकेशन वापस ले लिया। हाँ, तो अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कल का फैसला होगा, अगर वो कल के जो फैसला है, मान लीजिए वो डिसाइड करता है कोर्ट कि हमको हम स्टे इनका कन्विक्शन, देखिए सजा को रोकना, मतलब पूरी जो फैसला है उसी को स्टे करना। तो अगर कन्विक्शन स्टे कर देगा तब तो कोई बात ही खत्म हो जाएगी, तब वो बने रहेंगे विधायक, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर वो उसका हमारा ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। सर, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के ये ऑब्जर्वेशन है सर,
तो कल कोर्ट का सर मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं है मामला। नहीं, कोर्ट में के देखिए ये उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरिट पर नहीं है ना कि देखिए हेट स्पीच। देखिए एक बात जान लीजिए, हम आजम खान की व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहे। हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार, आपने भी डिबेट करा रखा है कि जो हेट स्पीच बहुत होता रहता है, इस पर आपने शायद आजम खान पे डिबेट किया, मुझे याद है कि मैं भी उसमें आप भी उस डिबेट का हिस्सा थे। कि एक फैशन हो गया था एक दूसरे एक जी हाँ, एक फैशन हो गया है कि एक दूसरे को पॉलिटिशियन गाली दे रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्शियस लिया, उस मैटर को सुनवाई की कि हेट स्पीच को रोकना चाहिए। आज आजम खां एक एग्जाम्पल बन गए, इस पर एक कोर्ट ने सजा दिया। अब इस सजा देने के बाद एक अगर ये किया हेट स्पीच पे तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर एक चीज और क्लैरिटी दे दीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सर अगर इसका सजा कल की तिथि मुकर्रर की है सुप्रीम कोर्ट ने कि कल ही सुनो कल ही फैसला दो, ये एक दिन में संभव है? ये तो इंटरिम ऑर्डर है ना, कोई फाइनल ऑर्डर तो है नहीं। वो तो इंटरिम स्टे के लिए मांगेंगे कि केवल वो एक दरखास्त पड़ती है, कोई पूरी बहस थोड़ी होती है कि हम स्टे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इंटरिम वो तो जब भी आप दरखास्त देंगे उसके साथ एक बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशुतोष बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ। आशुतोष जी, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को ये मोहलत दी कि जाओ अपने क्लाइंट से बात करो, 3 बजे लौट के आओ, हमें बताओ चुनाव रुक सकता है या नहीं। कोर्ट में वकील साहब लौटे और उन्होंने कहा, जैसा मैंने सुना, अब आप इसको ज़्यादा बेहतर बताओगे, उन्होंने लौटे और कहा ना हम रोक ही नहीं सकते, संवैधानिक प्रक्रिया है। फिर कैसे रुक गया चुनाव? जी, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट ने कहा था कि आप इसे 72 घंटे तक के लिए रुक सकते हैं। तो वकील साहब जो वहाँ से अपीयर हो रहे थे, उनका ये कहना था कि देखिए बहुत सारी जजमेंट्स इस विषय पे आ चुकी हैं और हर चीज की प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में है इस चीज को कि वह रोक दें या नहीं रोक पाए, हर चीज की एक प्रक्रिया बनी हुई है। आज भी जो आपने कहा कि अभी अभी जो जिस प्रकार का स्टे आया है, ये मैं कहूंगा उनका सुओ मोटो स्टे है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश या निर्णय नहीं होता कि आपको ऐसा स्टे लगाना है, तब तक, अभी आज कोई निर्णय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की मात्र एक सजेशन थी इस विषय पे कि क्या आप रोक सकते हैं 3 दिन तक, 72 घंटे तक इस चीज को। परफेक्टली। प्रिंस लेनिन जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पूरे प्रकरण को लेके? अब जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन और चुनाव आयोग का 72 घंटे, लेकिन जो ऑर्डर में लिखा हुआ है ना चुनाव आयोग के, उसमें लिखा अग्रिम आदेशों तक, ये तिथि बढ़ भी सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि 2006 में आपको ध्यान होगा नवजोत सिद्धू के मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। वो एमपी थे और उनको जब सज़ा हुई थी 304 में हाईकोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, तो उन्होंने सबसे पहले खुद अपनी सीट से रिज़ाइन किया था और उसके बाद अपने कन्विक्शन को स्टे करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ये कहते हुए कि मुझे अब फ्रेश मैंडेट लेने के लिए जनता के बीच में जाना है और उनके सामने ये चीज़ स्पष्ट रूप से रखनी है कि मुझे ये सज़ा हो चुकी है। इसलिए क्योंकि मैं अपील फाइल कर रखी, अपील विचाराधीन है, मेरी सज़ा पे भी, सेंटेंस के साथ साथ कन्विक्शन पे भी स्टे किया जाए। तो अगर ये कन्विक्शन पे स्टे होता है तो स्थिति बरकरार रहती है और व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आजम खान साहब ने अपने स्वेच्छा से कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया है, वो अपनी उसी चीज को कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। मैंने पांडे जी से भी वही प्रश्न किया था और आपसे भी, वो पैनल में उपस्थित मेहमान और दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इज इट पॉसिबल कि एक ही दिन में सुनवाई और एक ही दिन में कल फैसला, ऐसी बाध्यता रहेगी? ब्रजेश जी, वो अंतिम फैसले की बात नहीं, अपील के डिस्पोजल की बात नहीं है। अपील तो अपने समय से डिस्पोज ऑफ होगी। जो इंटरिम रिलीफ मांगी जाती कन्विक्शन के केसेस में, जब हम अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट में या सेशंस में, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में है तो सेशंस में आएंगे। कल हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें उनकी इंटरिम जो एप्लीकेशन है जिसमें स्टे की बात है, स्टे ऑफ कन्विक्शन एंड स्टे ऑफ सेंटेंस, तो वो दोनों चीजें अगर स्टे होती है कल, तो आजम खान की सदस्यता जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि उनको जो दोषी ठहराया गया है उसको अदालत ने रोक दिया, तो वही स्थिति बहाल हो जाएगी उनकी जब वो उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं था। और आपके मुताबिक फिर ये प्रकरण की सुनवाई चलती रहेगी और अगर उनको कल ही सुनवाई, कल ही खत्म नहीं होगा मामला? नहीं, मामला पूरी तरह से नहीं खत्म होगा, सिर्फ उनकी जो इंटरिम एप्लीकेशन है, जो स्टे मांगा है, उस पे ही सुनवाई होगी। पूरी अपील पे सुनवाई अभी नहीं होगी। इतनी बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड लीगल पॉलिटिकल इश्यूज और
संवैधानिक मसले पर आप सब ने अपने अपने अच्छे विचार शानदार तरीके से रखे। मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ इतनी कॉम्प्लिकेटेड लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिबेट देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।